हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईसीटी का रिवीजन करेंगे। रिवीजन में मैंने सबसे पहले वो टॉपिक लिए हैं जो आप लगभग सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर हम लोग नॉर्मली पढ़ लेते हैं, पर आईसीटी का मतलब है थोड़ा एरिया बढ़ जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी थोड़े कंप्यूटर से आगे के लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें कंप्यूटर तो होता ही होता है शामिल, पर उससे अदर फील्ड भी आता है। तो आईसीटी में हम लोगों ने कंप्यूटर से संबंधित सारी चीजें भी पढ़ी थी। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो अपने 9th और 10th की बुक हुआ, आरएससीआईटी हुई, ऐसी बुक्स में थे। तो हम लोग पहले वही चीजें देखते हैं जो आपने कंप्यूटर से संबंधित सारी चीजें पहले पढ़ी हैं, पर इस फील्ड में आपने सिर्फ जो आईसीटी पर्टिकुलर जिस एग्जाम में है सिर्फ उसी में ये चीजें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे टॉपिक कवर करेंगे, अगर समय बचता है तो उसके बाद में हम लोग थोड़ा कंप्यूटर का रिवीजन भी कर लेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले है साइबर अपराध या कानून। साइबर अपराध यानी जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा है वैसे वैसे जो ऑनलाइन फ्रॉड हैं, जैसे कुछ लोग किसी की प्रोफाइल कॉपी कर लेते हैं, फिर पैसे मांग लेते हैं और ऑनलाइन अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़ रही हैं, साइबर थाने खुल रहे हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर जो ऑनलाइन जैसे किसी के अकाउंट से पैसे निकल गए, जो साइबर अपराध होते हैं सिर्फ उन्हीं को डील करते हैं। तो इसके लिए पर्टिकुलर एक अलग जैसे पुलिस स्टेशन बन रहे हैं, जैसे महिला थाना होता था और अपने अलग कोतवाली सदर ऐसे होता था, वैसे ही साइबर जो थाने हैं वो बन रहे हैं, क्योंकि इससे संबंधित अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, वो है आईटी एक्ट, आईटी अधिनियम 2000। तो आपको मैं कुछ एक टर्म्स बताऊंगी, हम लोग इसका फटाफट रिवीजन करेंगे वरना अपने पास समय भी कम है। आपके एग्जाम 17 से स्टार्ट है, तो आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बार उसको रिवाइज कर पाओ। तो हम लोग जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको देखेंगे। देखो, साइबर अपराध करने के जो पहलू हैं उनके बारे में देखो। जैसे अनाधिकृत एक्सेस या हैकिंग। अनाधिकृत एक्सेस या हैकिंग का मतलब क्या होता है? कोई अपना फोन है, अपना व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम आईडी है, उसको हैक कर लेता है, अपनी डीपी लगी हुई है उसमें। ये तो मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके साथ ये वाला फ्रॉड नहीं हुआ हो। कुछ लोग फंस जाते हैं, कुछ लोग समझदारी से उससे निकल जाते हैं। तो अपनी प्रोफाइल हैक कर लेते हैं, अपनी डीपी वगैरह लगाई और पैसे मांगते हैं, तो उसको बोलते हैं अनाधिकृत एक्सेस। या फिर कोई अपने जो सिस्टम है उसको हैक कर लिया, अपने से जो अपने बैंकिंग से संबंधित जो जानकारी है, अपनी जो पर्सनल जानकारी है उसको चुरा लिया। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? साइबर अपराध में। फिर है वायरस या वर्म हमला। वर्म के बारे में मैंने आपको कल जो अपनी क्वेश्चन की क्लास हुई थी उसके बारे में बताया था कि अपने आप फैलने की क्षमता जो रखता है, मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा, जैसे अपने बॉडी में वायरस होता है वो बहुत ज्यादा अपने आप को मल्टीपल कर लेता है, एक से शुरू होते हुए वो लाखों करोड़ों की संख्या में अपनी बॉडी में फैल जाते हैं। तो वर्म का मतलब भी वही है। कंप्यूटर में कोई अनाधिकृत वायरस होता है और वो अपने आप को बहुत मल्टीपल नंबर्स में फैला लेता है, उसको बोलते हैं वर्म हमला, वायरस या वर्म। फिर है ईमेल। ईमेल से संबंधित कुछ अपराध। इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको याद रखने लायक है, जैसे ईमेल स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब क्या है? आप सिर्फ ईमेल स्पूफिंग नहीं, सिर्फ आपको स्पूफिंग दे रखा हो। एक एग्जाम थी उसमें स्पूफिंग पूछ रखा था। तो अगर हम लोग स्पूफिंग का मतलब अगर एक बार समझ गए उसके बाद में बहुत आसान है, ना तो इसको बहुत रटना है। एक बार आपने समझ लिया उसके बाद आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हो। स्पूफिंग का मतलब ये होता है कि आपको ये लगता है कि ये ईमेल मुझे मेरे फ्रेंड या फिर पर्टिकुलर आपका कोई जानकार है उससे आई है, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होके वो एक अनाधिकृत यानी हैकिंग वाली मेल होती है जो आपका डाटा चुराने के लिए आपको की जाती है। तो स्पूफिंग में क्या होता है कि आपको लगता है आपको जो एक स्रोत है, जिस स्रोत से किया गया है, वास्तव में उस स्रोत से ना होकर ये कोई अन्य व्यक्ति होता है जिसने आपको ये मेल भेजी है आपके कंप्यूटर में वायरस डालने के लिए, आपका कोई डाटा चुराने के लिए। फिर है स्पैमिंग। स्पैमिंग का आप सबको पता है, ईमेल में स्पैम क्या होती हैं? जो अनाधिकृत मेल्स होती हैं, जैसे जो बहुत सारी जिसमें वायरस भी हो सकते हैं, कोई लिंक भेज रखा हो, कोई अटैचमेंट भेज रखा हो, वो होती है स्पैम मेल्स। उसके बाद में है ईमेल बम। बम का मतलब है कि एक ऐसी अनाधिकृत मेल जो बहुत बार अपने पास आ जाए,
वो होता है ईमेल बम। फिर आप इसको डीडोस और डोस को समझो। ये अभी एक एग्जाम में आया था, डिनाइल ऑफ सर्विस, इसके बारे में आप समझो। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस के कई उद्देश्य हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि आपको या तो वो किसी पर्टिकुलर साइट पे पहुंचने से रोकता है, आपके कंप्यूटर पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक कर देता है, इतना ज़्यादा लोड बढ़ा देता है कि आप उस साइट तक नहीं पहुंच सकते, या कोई जो भेजने वाला है वो आपके जो सिस्टम है उस तक नहीं पहुंच सकता, तो उसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। इसके बारे में आप इसके एग्जाम्पल समझो, ये पूछने वाला क्वेश्चन है। देखो डिनाइल ऑफ सर्विस का क्या है, इसमें क्या क्या होता है, जिससे वैध नेटवर्क ट्रैफिक की रोकथाम, मतलब जो वास्तविक मेल्स अपने पास आनी चाहिए उनको रोकने का प्रयास किया जाता है। दो मशीनों के बीच कनेक्शन को बाधित किया जाता है, जिससे मशीनों की सेवाएं बाधित हो जाती हैं। दो मशीनें हैं, उनके बीच में सेवाओं को बाधित कर दिया जाता है। और क्या किया जाता है, किसी खास व्यक्ति के एक सेवा तक पहुंचने को रोकने के प्रयास। कोई व्यक्ति है वो एक सेवा तक पहुंचना चाहता है, कोई ऐसी सर्विस है जिस तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है, उसको रोकने का प्रयास। फिर है सेवाओं को एक विशिष्ट सिस्टम या फिर व्यक्ति को बाधित करने का प्रयास। डिनाइल ऑफ सर्विस से आप समझ गए होंगे, DOS। इसका मतलब है या तो वो आपके एक सिस्टम उस पर ट्रैफिक इतना बढ़ा देगा कि जो आपकी, मान लो आप एक मेल का एग्जांपल ले लो, आपके पास इतनी सारी स्पैम मेल्स आ जाएं और उसके बीच में कोई इंपॉर्टेंट मेल आ रही हो तो वो अपने से छूट सकती है, हम लोग उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। तो ये इसीलिए किया जाता है ताकि आपसे कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी छूट जाए। या फिर आपके सिस्टम पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक कर देंगे कि आपको जिस सेवा तक पहुंचना है उस तक आप नहीं पहुंच पाओगे। तो इसको आप अच्छे से समझ लोगे। डोस और डीडोस में आप फर्क समझोगे क्या है। डोस यानी डिनाइल ऑफ सर्विस। अब डीडोस देखो आप, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। डोस आप समझ गए होंगे, और डीडोस है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर ज़ोंबी बन जाता है। आपने ज़ोंबीज देखे होंगे, ज़ोंबी में एक जो वायरस होता है, उससे वो संक्रमित होने के बाद में वो जिस भी मनुष्य को देखता है उसको काटेगा तो वो भी ज़ोंबी बन जाएगा। वैसा ही इसमें होता है, एक कंप्यूटर के अंदर ये वायरस फैल गया, किसी और कंप्यूटर के टच में आ जाएगा तो वो भी, मतलब कंप्यूटर ये हजारों सिस्टम को हैक कर सकता है। एक कंप्यूटर ज़ोंबी की तरह व्यवहार करेगा, एक में वायरस फैलने के बाद उससे दूसरे में, दूसरे से तीसरे में फैलता चला जाएगा। अश्लील साहित्य, ये भी साइबर अपराध है। फिर है बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड संबंधी अपराध। इसमें क्या दे रखा है, जैसे जो दुनिया में जो इंटरनेट हैकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बैंकिंग से संबंधित अपनी गोपनीय जो वित्तीय जानकारी है उस तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी कार्ड की जानकारी चुराएंगे, कोई नकली क्रेडिट या डेबिट कार्ड बनाएंगे और उससे जो पैसे हैं वो निकालेंगे और अपने साथ क्या हो जाता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। फिर क्या है, ई कॉमर्स या निवेश संबंधी धोखाधड़ी। इसमें क्या होता है कि जैसे फर्जी बिक्री है, किसी अच्छी कंपनी की कोई बहुत रेपुटेड कंपनी है, वैसे ही कोई नकली साइट बना लेंगे। जैसे कपड़े वगैरह, आपने कभी इंस्टाग्राम देखा होगा, उस पे काफ़ी ये चीज़ें चलती रहती हैं कि कोई अच्छी प्रोफाइल वाला, कोई अच्छी ऐसी ब्रांड है, उसका बहुत बढ़िया काम चल रहा है, या फिर किसी ने अपने घर से कुछ काम शुरू कर रखा, उसका अच्छा काम चल रहा है, तो वैसे ही कोई दूसरी प्रोफाइल बना लेता है और वो जैसे वो कपड़ा 10-15 हज़ार का है वो अपनी साइट पे 2-3 हज़ार का बेचता है, और फिर या तो वो पेमेंट ही नहीं करेगा या बहुत नकली प्रोडक्ट अपने पास आते हैं, अपन ने पेमेंट कर दिया ना वो रिफंड आता है। ऐसे वो 15-20 लोग अगर उसके जाल में फंसते हैं, उसके बाद में वो अकाउंट क्लोज करके दूसरा अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो ये होती हैं। और निवेश संबंधित भी धोखाधड़ी, जैसे आपने पीछे ये केस पढ़ा होगा, नकली जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे उन्होंने एक IG से 8.5 करोड़ रुपए ठग लिए। तो ये सारी चीजें क्या है, साइबर अपराध हैं।
फिर है मानहानि। मानहानि यानी कोई अपने नाम जिसका अच्छा जैसे समाज में नाम हो, उसके नाम का उपयोग करके और कुछ ऐसे उसके नाम खराब करना, ऐसा कोई कार्य करना, या फिर उसका नाम ऐसी चीजों से जोड़ना। पहचान की चोरी, कोई अपनी प्रोफाइल है उसको चोरी करके नई कोई आइडेंटिटी बना ले और फिर उससे किसी को मैसेज वगैरह भेजे, तो इसको बोलते हैं पहचान की चोरी। गोपनीयता का उल्लंघन यानी अपनी प्राइवेट जो बातें होती हैं उनको सोशल करना, इसको कहते हैं गोपनीयता। ये भी एक साइबर अपराध है। अगर कोई अपनी प्राइवेट बातें और किसी इंटरनेट पे लीक करता है तो वो साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। फिर है फिशिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाकी सारी चीज़ें तो आप पीछे जो आई हैं उनको लगभग जानते थे। फिशिंग का भी मतलब है कि जैसे फिशिंग मछली पकड़ना, मछली जाल में फंसना, ये टर्म यूज़ करते हैं, वैसे ही फिशिंग है। फिशिंग का मतलब है इंटरनेट पर जो नकली वेबसाइट है, ईमेल के माध्यम से क्या करते हैं कि इंटरनेट यूज़र के साथ की गई धोखाधड़ी, धोखेबाजी, इसको कहते हैं फिशिंग। कोई नकली साइट बना ली, कोई नकली वेबसाइट बना ली, ईमेल बना लिया और उससे किसी रेपुटेड कंपनी हुई, कोई बैंक हुआ, इन सब के नाम पे कोई ईमेल या फिर इनकी कोई वेबसाइट हुई। जैसे एक बार हुआ था, कोई पेमेंट किया था तो वो पेमेंट अगले के पास नहीं पहुंचा, तो हम लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि इसके टोल फ्री नंबर, किसी भी मान लो कोई भी बैंक हुआ, उसके टोल फ्री नंबर देखे और जो ऊपर ही ऊपर जो नंबर था उस पर कॉल कर दिया। वो किसी फर्जी जैसे ये हैकर्स वगैरह होते हैं, इनका नंबर था, तो उसने कि हाँ मैम आप ओटीपी बता दो, आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। आप उनसे कोई ओटीपी पूछता है, इसका मतलब आप ये समझ लिया करो कि 100% गड़बड़ है। वही फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, फिर देखा तो वो किसी ऐसे ही किसी रैंडम व्यक्ति की जो टोल फ्री नंबर है वो दिए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फिशिंग। उन्होंने क्या किया है, किसी रेपुटेड कंपनी, किसी बैंक आदि का उपयोग करके अपने से अपनी जो जानकारी है उसको चुराने की कोशिश की है। फिर है सॉफ्टवेयर पायरेसी। इससे संबंधित आपके लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन भी था। पायरेसी का क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग अपने जो कंप्यूटर होता है उसमें MS वर्ड, एक्सेल ये यूज़ करते हैं। ये जो कुछ टाइम के लिए ये फ्री होते हैं, उसके बाद में हमें इनका पेमेंट करना होता है। पर हम लोग ये सोचते हैं कि हमने तो कभी इसके लिए पेमेंट किया ही नहीं। हम लोग यूज़ करते हैं पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर होता है उसका। उसमें क्या करते हैं कि कोई भी जैसे जो साइबर अपराध वाले होते हैं, इसमें कोई थोड़ा बहुत चेंजेस करके और फिर उसको कम कीमत पे बेचते हैं मार्केट में, हम लोग उसी का उपयोग करते हैं। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है, इसमें अनाधिकृत नकल करेंगे या फिर रिप्रोडक्शन करेंगे, उपयोग या फिर सॉफ्टवेयर उत्पादों का विनिर्माण, ये क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। और ये पायरेसी कितने प्रकार की होती है वो आप समझो। ये है सॉफ्ट लिफ्टिंग। इसका मतलब क्या है, सॉफ्ट लिफ्टिंग में क्या होता है, इसको सॉफ्ट लोडिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, चोरी का सबसे सामान्य प्रकार है। इसमें क्या करते हैं, इसका उपयोग करके जो लाइसेंस एग्रीमेंट के द्वारा अधिकृत नहीं होता, ये इसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर लिफ्टिंग एक आम रूप है। सॉफ्टवेयर की एक प्रतिलिपि क्या करेंगे, लाइसेंस, एक फोटोकॉपी खरीदेंगे, एक ओरिजिनल खरीद लेंगे, फिर उसकी कॉपीज बनाएंगे और फिर मार्केट में बेचेंगे। फिर है हार्ड डिस्क लोडिंग। इसमें क्या होता है कि हार्डवेयर जो डीलर होते हैं, ये चोरी में, इस चोरी में वो क्या करते हैं, एक अनाधिकृत प्रतिलिपि लोड करेंगे और फिर क्या करेंगे, ये अपने लिए यानी खरीदार के लिए एक आकर्षक सौदा होता है, क्योंकि डीलर को इसके लिए कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। ये भी सेम वो जो अपने सॉफ्टवेयर पायरेसी है उसी का प्रकार है कि हार्डवेयर डीलरों द्वारा की जाती है। इस चोरी में फर्म को अंत जो उपयोगकर्ता के लिए एक कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत प्रतिलिपि लोड करना शामिल होता है। और ये खरीदने वाले के लिए भी फायदेमंद होती है, फायदे का सौदा लगता है, क्योंकि वो उसे सस्ती मिलती है। फिर है किराए पर लेना। किराए पर लेने का मतलब होता है कि मान लो कोई सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है, मैंने वो खरीद लिया, फिर किसी को वो चाहिए सिर्फ 1 दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो वो मेरे लिए खरीदना अफोर्डेबल नहीं है।
तो मैं उसको किराए पे ले लूंगी। तो ये भी एक तरीके का अपराध है। मान लो कुछ ऐसा, कोई बिलिंग का कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मुझे सिर्फ मंथ एंड में या फिर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ चाहिए, बाकी पूरे मंथ उसका कोई यूज नहीं है, तो मैं उसको क्या करूंगी, किराए पे ले लूंगी। तो ये भी एक तरीके की क्या है, चोरी है। फिर है OEM अनबंडलिंग। इसका मतलब है, मान लो कुछ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 10 के बंडल में आता है, 10 सॉफ्टवेयर साथ में मिलते हैं उसके, मुझे उसमें से सिर्फ एक की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगी, बाकी सारा सॉफ्टवेयर ना खरीद के सिर्फ एक सॉफ्टवेयर किसी जो ये सॉफ्टवेयर चोरी करने वाले हैं इनसे एक सॉफ्टवेयर खरीद लूंगी, उसकी कीमत दे दूंगी। तो इसको बोलते हैं OME अनबंडलिंग। जालसाजी पता है, ऑनलाइन चोरी आपको पता है। बौद्धिक संपदा होती हैं, जैसे कॉपीराइट्स हैं। कॉपीराइट का मतलब होता है किसी चीज, कोई जैसे फिल्म होती है उसका कॉपीराइट होता है, मतलब हर कोई ऐसी चीज जो अपने जैसी कोई और नहीं कर सके उसको बोलते हैं कॉपीराइट। तो ये क्या है, बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा ऐसी संपदा होती है जिसको हम लोग देख, जैसे अपनी प्रॉपर्टी है, मान लो प्लॉट है तो उसको हम लोग देख सकते हैं, अपनी बिल्डिंग है उसको देख सकते हैं। बौद्धिक संपदा ये होती है जैसे मेरे पास कोई ऐसी कला है जिसको वैसे नहीं देखा जा सकता, तो उसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा। जैसे मूर्ति कला हुई, पढ़ाना हुआ, ऐसी चीजों को के लिए क्या होता है, कॉपीराइट होता है। पेटेंट मतलब किसी चीज को प्रोडक्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास उसका क्या होता है, पेटेंट यानी अधिकार होता है, ये मालिकाना हक आपको प्रदान करता है। ट्रेडमार्क होता है ऐसा साइन, किसी उद्यम का ऐसा साइन जिसका लोगो देख के हमें पता चल जाता है। मान लो जैसे टाटा की गाड़ी है, आप उसका साइन देख के बता सकते हो, तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क। औद्योगिक डिजाइन है, कोई भौगोलिक संकेत है, ये सारी चीजें क्या है, बौद्धिक संपदा। फिर देखो ई वाणिज्य या ई व्यवसाय, यानी जैसे हम लोग ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं तो वो क्या है, ई व्यवसाय या इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य है। तो इसमें कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसके फायदे तो आपको पता ही होगा कि आप 24/7 कभी भी इस इसकी उपलब्धता रहती है। गैर नगद भुगतान यानी ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो, विज्ञापन है, बिक्री में सुधार होता है, आदि सब क्या है, इसके लाभ है। ये आप कुछ मॉडल हैं, इसको याद रखोगे, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था एग्जाम में। ये क्या है, B2B मॉडल, यानी बिजनेस से बिजनेस। जैसे अलीबाबा है वो क्या है, बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं। फिर है बिजनेस से कंज्यूमर, जैसे अपने अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, बिजनेस से अपन क्या है, कंज्यूमर। फिर क्या है, कंज्यूमर से कंज्यूमर, इसका उदाहरण है जैसे OLX। मेरे पास कोई सामान है वो मैं बेचना चाहती हूँ, मैं वैसे ना बिजनेसमैन हूँ, बस वो मुझे पर्टिकुलर वो सामान बेचना है, तो मैं भी कंज्यूमर हूँ, सामने वाला भी कंज्यूमर है। फिर है कंज्यूमर से बिजनेस। फिर है बिजनेस से गवर्नमेंट, यानी B2G। आप इसको याद रखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आप ये याद रखोगे, B2B, B2C, C2C, C2B, ये आप याद रखोगे। फिर है गवर्नमेंट से बिजनेस, फिर है गवर्नमेंट से सिटीजन, यानी G2B, फिर है G2C। तो आप ये याद रखोगे, ये कुछ बिजनेस मॉडल है। फायरवॉल के बारे में आपको मैंने कल अपने क्वेश्चन वाली जो सीरीज थी उसमें भी बता दिया था कि फायरवॉल वो होता है जो हमें जो हमारे नेटवर्क को एक सुरक्षा प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं, फायरवॉल। क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कुछ एक कोड, मान लो हेलो है ये, और इसको किसी एक कूट लैंग्वेज में ऐसे लिखा गया हो तो इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। मतलब गोपनीयता बनाए रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है।
फिर है डिजिटल हस्ताक्षर। डिजिटल हस्ताक्षर का मतलब होता है आपने अपने जैसे उन पे देखा होगा, अपना जो आय प्रमाण पत्र, अपना जो मूल निवास बनता है, जाति प्रमाण पत्र बनता है, उस पे एक ऐसे राइट का निशान बन के क्या होता है, एक डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ होता है, उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। एक ये वीपीएन है। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका उपयोग किया जाता है। प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, जो अपनी निजी जानकारी, अपना एक निजी नेटवर्क, एक नेटवर्क कनेक्शन है जो आपको एक सुरक्षित सार्वजनिक इंटरनेट से दूर और आपको एक निजी नेटवर्क उपलब्ध करवाता है, जिससे आपकी प्राइवेसी बनी रहती है। इसको बोलते हैं वीपीएन। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर है इंक्रिप्शन। जैसे मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी बताई, वैसे ही इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन नेटवर्क पर प्रसारित किए जो डाटा प्रसारित किया जा रहा है, उसकी सुरक्षा करने के लिए यह एक बहुत प्रभावी और व्यवहारिक तरीका है। मैंने आपको कल बताया था कि जैसे अपने व्हाट्सएप होता है, उस पे होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन क्या देता है हमें, सुरक्षा, गोपनीयता प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फिर है वायरस और एंटीवायरस। वायरसेस आपको जैसे पता ही है कि वायरस एक ये चीज याद रखोगे कि वायरस एक क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये क्या है, पर बस ये है कि ये हानिकारक है। कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं और वायरस क्या है, हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। या मेलवेयर, मेलवेयर किसको कहते हैं, हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के समूह को क्या कहते हैं, मेलवेयर होता है, जो किसी दूसरे कंप्यूटर वगैरह के इनके प्रोग्राम को संक्रमित करता है। और ये ज़्यादातर किससे आते हैं, कोई ईमेल अटैचमेंट हो, या फिर अपन किसी कंप्यूटर से कोई फाइल अटैच करते हैं, उसके लिए कुछ कनेक्टर यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू अपने फ़ोन में फैलता है। एंटीवायरस क्या होता है, वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या प्रदान किए जाते हैं, क्या यूज़ किया जाता है, एंटीवायरसेस। ये कुछ एक वायरस हैं जो कुछ सामान्य रूप से फैलने वाले, जैसे ये आई लव यू है, मेलिसा है, माइडोम है, ये कुछ वायरसेस के एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इसमें से पढ़ लोगे। इसमें मैं आपको एक थोड़ा इम्पोर्टेंट सा बताती हूँ। हाँ, रैनसमवेयर, ये सामान्य टर्म है, ये किस लिए यूज में होता है, कोई फाइल या जो सिस्टम है उसको लॉक कर लेते हैं, कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल हो उसको क्या कर देते हैं, लॉक कर लेते हैं, फिर उसको अनलॉक करवाने के लिए फिरौती मांगते हैं। ये सॉफ्टवेयर है। ये कुछ एक एंटीवायरसेस के नाम है, जैसे वो वायरस के नाम थे वैसे ही ये कुछ एक एंटीवायरस हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला अपने यहाँ क्या है, क्विक हिल, नोर्टोन, एवीजी, अवास्ता, K7। ये देखो, ये पासवर्ड के बारे में कल भी अपन लोगों ने पढ़ा था कि आप अपने सिस्टम को सुरक्षा देने के लिए का एक महत्वपूर्ण कदम है जटिल और सुरक्षित पासवर्ड बनाना, जिसके अंदर मैंने आपको सारे स्टेप्स भी बताए थे कि क्या होना चाहिए, 12 से 15 अंक का होना चाहिए, और कम से कम एक स्पेशल लेटर हो, एक कैपिटल हो, स्मॉल हो, और एक नंबर का यूज हो। ऐसे करके क्या बनता है, एक सुरक्षित पासवर्ड बनता है जो हमें हैकर से बचाता है। फिर है ईमेल। ईमेल से भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ ईमेल के बारे में। ईमेल क्या है, ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसमें मैं आपको जरूरी जरूरी चीजें बता देती हूँ। एक तो इसमें संचार होता है आस्की कोड से,
ये आस्की कोड क्या फुल फॉर्म देख लो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इससे क्या होता है, मूल रूप से संचार केवल आस्की कोड से होता है केवल, लेकिन अगर कोई यूजर टेक्स्ट भेजने के साथ साथ में ईमेल या कोई अन्य अटैचमेंट भेजना चाहता हो तो इसके लिए किसका यूज होता है, MIME यानी बहुउद्देश्य इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। कुछ सामान्य मेल्स ये हैं, जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये कुछ क्या है, सामान्य मेल सेवाएं हैं जो हमें ईमेल करने की सुविधा प्रदान करते हैं। और ईमेल में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ईमेल में ऑप्शन होता है कंपोज का। कंपोज का मतलब होता है हम कोई नई फाइल बनाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं कंपोज। इनबॉक्स यानी अपने पास जो मेल्स आई हुई रहती हैं वो हमें मिलती हैं इनबॉक्स में। स्टार्ड वो मेल होती हैं जो अपने लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे स्टार लगा देते हैं वैसे ही इम्पोर्टेंट मेल पे हम लोग स्टार लगा सकते हैं। सेंड मेल में जो मेल हमने भेजी है। ड्राफ्ट यानी जो हमने क्रिएट करके रखी है उसको कहीं सेंड नहीं किया है। मोर यानी कुछ और अधिक ऑप्शन। कंपोज में क्या है, कोई कंपोज पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या ऑप्शन आता है, टू यानी आप किसको भेजना चाहते हो उसके बारे में लिख दोगे। फिर सीसी यानी एक मेल आप 10-15 और कुछ पर्सन है उसको भेजना चाहते हो तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो ये विकल्प होता है। एक BCC के बारे में मैंने आपको कल बताया था, यानी आप ये चाहते हो कि मुझे मेल तो 10-15 लोगों को भेजनी है पर किसी आपस में उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये मेल किस किस के पास गई है, तो वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इनबॉक्स के बारे में आपको बता दिया। स्टार्ट मेल होती है जो इंपॉर्टेंट मेल होती हैं आप उसको चिन्हित कर सकते हो। ड्राफ्ट में वो होती हैं जिन्होंने आप कोई मेल आपने लिखी है पर आपने वो किसी को सेंड नहीं की है तो इसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। ये हमें क्या बताता है, आकस्मिक डाटा हानि से बचाता है। मोर में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कोई चैट्स है, ऑल मेल्स है, स्पैम, बीन आदि ऑप्शन कहाँ होते हैं, मोर में। एक जो आपने अटैचमेंट किया है वो आप मैक्सिमम कितने MB तक कर सकते हो, 25 MB का अटैचमेंट आप उसके साथ एक फाइल में आप अटैच कर सकते हो। एक POP3 देख लो आप। POP3 का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आपको मैंने समझा दिया कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। यह क्या करता है, आपको कौन सी सुविधा देता है, डाउनलोड एंड डिलीट। ये क्या करता है, आप जैसे आपके पास कोई मेल आई, आपने सर्वर से वो डाउनलोड की, उसके बाद वो सर्वर से हट जाएगी। इसका मतलब एक बार बस आपको डाउनलोड करते टाइम इंटरनेट की आवश्यकता है, उसके बाद किसी भी प्रकार के इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर है IMAP। IMAP का मतलब है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यह क्या करता है कि आपको अपने जैसे फोन हो, आपको अपने स्मार्टफोन में तेजी से ईमेल एक्सेस करना है, आदि सारी सुविधाएं हमें IMAP से मिलती हैं। क्या होता है कि एनी टाइम ऐसा नहीं होता अपने पास ऑफिस का कंप्यूटर अवेलेबल हो, लैपटॉप अवेलेबल हो, तो आप अपने फ़ोन में भी लॉगिन करके रख सकते हो। तो ये IMAP हमें ये सुविधा प्रदान करता है। फिर हैं कुछ एक बेसिक्स, जैसे आप ईमेल में क्या क्या अटैच कर सकते हो, कोई वर्ड फाइल है, कोई PDF है, या फिर कोई प्लेन टेक्स्ट मतलब नॉर्मल टेक्स्ट है, या फिर कोई स्कैन्ड इमेज डॉक्यूमेंट है, आदि सारी चीज़ें आप अटैच कर सकते हो। अटैचमेंट को आप अनुलग्नक भी बोल सकते हो। और इसका आकार कितना हो सकता है, 25 MB मैक्सिमम। स्पैम मेल को आपको मैंने बता दिया। मेल वियर क्या होता है कि दुर्भाग्यपूर्वक जो मेल मतलब जो अच्छी मेल्स नहीं होती, फिशिंग, सामाजिक इंजीनियरिंग, घोटाले आदि से संबंधित जो मेल होती हैं। स्पूफिंग को मैंने आपको बता दिया कि स्पूफिंग का मतलब होता है जैसा आप सोच रहे हैं कि मुझे इस रिसीवर से ये मेल प्राप्त हुई है, उससे प्राप्त ना होके ये किसी अनाधिकृत जो यूज़र है उससे आपको वो मेल आई है। ईमेल एड्रेस कैसे होता है, जैसे akash.ak@gmail.com। इसमें जो
@gmail.com है, इसको क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। इससे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये मेल है, इसमें @gmail.com क्या है, तो ये क्या है? डोमेन नेम है। अब वेब ब्राउज़र आप समझिए कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। आप सबको पता भी होगा वेब ब्राउज़र क्या होता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। यह क्या करता है? वेब पेजों को प्रदर्शित करता है, हमें उन्हें डाउनलोड करने, सेव करने, अपलोड करने, कॉपी करने आदि सारी सुविधाएं, उसका इतिहास यानी हिस्ट्री रखने आदि सारी चीज़ें रखने की हमें सुविधा प्रदान करता है। उसको क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र। तो वर्तमान में जो प्रचलित मुख्य वेब ब्राउज़र है, आप उनके एग्जाम्पल याद रखोगे। जैसे कौन कौन से हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, नेटस्केप नेविगेटर है और सफारी है। ये क्या है? मुख्य वेब ब्राउज़र हैं। फिर क्या है? सर्वर। सर्वर क्या है कि जो हमें ये सुविधाएं वेब जो पेज है वो रखने की जो सुविधाएं प्रदान कर रहा है, उसको बोलते हैं वेब सर्वर। तो इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं। ये हैं इसके एग्जांपल: इंफॉर्मेशन सर्वर, अपाची वेब सर्वर, नेटस्केप सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट और पर्सनल वेब सर्वर। वेब प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल जैसा आपको पता है कुछ नियम होते हैं। ये क्या है? प्रोटोकॉल एक नियम या कुछ निश्चित नियमों का समूह है जो विभिन्न भागों के बीच संचार का वातावरण प्रदान करते हैं। अब प्रोटोकॉल्स के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं मुख्य रूप से। उसमें से सबसे पहले है HTTP, जिसमें संबंधित बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपर टेक्स्ट को स्थानांतरित करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम आता है उसको बोलते हैं HTTP। आप किसी भी वेबसाइट को खोलोगे तो आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगी। सबसे पहले HTTP ही लिखा हुआ होता है और ये जिस लैंग्वेज में बना हुआ है उसको बोलते हैं HTML, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हर एक, जैसे गूगल क्रोम है वो किसी लैंग्वेज में बना है, मतलब हर एक जो पेज होता है वो किसी ना किसी लैंग्वेज से बना हुआ होता है। C++ हो, पाइथन हो। फिर है URL और IP यानी IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। URL का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह क्या करता है? वह वेब पता है जिससे किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए वेब ब्राउज़र पर जिसे लिखना होता है हमें, उसको क्या बोलते हैं? URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक एग्जांपल है HTTP। फिर दो डॉट लगे हैं, फिर ये आड़ी लाइनें हैं, फिर raj.edu.board.rajasthan.gov.in। ये क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्या है? वेबसाइट है। अब आप इसको पूरा समझोगे, इसमें कौन सी चीज क्या कहलाती है। सबसे पहले देखो, URL का प्रथम भाग यानी कोलन, ये कोलन है। इससे पहले का भाग यानी HTTP, ये क्या है? प्रोटोकॉल है। HTTP क्या है? प्रोटोकॉल है। सामान्य रूप से जो प्रोटोकॉल प्रयोग होता है वो क्या है? HTTP। फिर क्या है? जो स्लैश दे रखा है, डबल स्लैश, दो स्लैश के बाद में टेक्स्ट सर्वर का नाम, यानी सर्वर का नाम दे रखा है। और उसके बाद क्या है? जो एक स्लैश के बाद क्या है? फाइल और डायरेक्टरी जिससे यूजर जुड़ा हुआ है को बताता है। URL हमेशा केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि आपको उसमें कौन से स्मॉल लेटर्स का यूज करना है, कौन से सिंबल का यूज होगा, उस चीज को बोलते हैं केस सेंसिटिव। अब देखो, हर URL का एक क्या होता है? IP एड्रेस होता है। प्रत्येक URL का एक क्या होता है? IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल पता भी होता है। IP पता संख्या की एक श्रृंखला है
जैसे ये होता है आईपी एड्रेस, इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। ये हमेशा ये नंबर्स में होगा, ऐसे करके लिखा हुआ होता है 45 या फिर कुछ और नंबर्स दे रखे हो, हर चीज हर का एक अलग यूआरएल ये आईपी एड्रेस होता है जो हमें उसका एड्रेस बताता है। दो कंप्यूटर के क्या है आईपी एड्रेस है वो समान नहीं होते, जैसे दो घर के एड्रेस समान नहीं होते वैसे ही दो कंप्यूटर के आईपी एड्रेस कभी भी समान नहीं होते। और आईपी पते क्या है विश्वसनीय एवं आदर्श, यानी विश्वसनीय विश्व स्तरीय और आदर्श, यानी कि इंटरनेशनली। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई आईपी एड्रेस हो वो बाहर कोई सेम आईपी एड्रेस हो जाए, ऐसा नहीं होता, ये विश्व स्तरीय होते हैं। फिर है HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है कि वेब पेजों को विकसित करने के लिए जो लैंग्वेज काम में ली जाती है उसको बोलते हैं HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेजों को हम HTML डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। इंटरनेट के लिए HTML की खोज वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज की थी। फिर वेबसाइट है, वेबसाइट के बारे में आपको पता ही होगा, किसी भी वेबसाइट होती है किसी भी पर्टिकुलर, जैसे मान लो कोई संस्था है उसने अपनी वेबसाइट बना रखी है, उस पे पहुंचने के लिए हम लोग पर्टिकुलर वो एड्रेस डालेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन क्या वो होता है, मतलब हमें जो वेबसाइट है उस पे उपलब्ध जो जानकारी है उसको आप सिर्फ पढ़ सकते हो, उस पे आप किसी भी तरीके का रिप्लाई नहीं कर सकते, टिप्पणी नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन, मतलब आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हो, जवाब नहीं दे सकते। वेब पेज क्या होता है, विभिन्न वेब पेजों से मिलके क्या बनती है, वेबसाइट बनती है। तो जो मुख्य पेज होता है उसको क्या बोलते हैं, होम पेज। ये कुछ एक जो वेब पेज है उनको कौन कौन सी लैंग्वेज से बनाया जाता है, HTML है, DHTML है, XML है, जावा स्क्रिप्ट है, उसके अलावा VB स्क्रिप्ट है, C++ है, आदि क्या है लैंग्वेज है जिनका उपयोग करके वेबसाइट बनाई जाती है। डोमेन नेम सिस्टम क्या है? डोमेन नेम पद्धति का मतलब यह है, डोमेन नेम पद्धति का विकास किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर नाम देने के लिए किया गया है, जिससे कि उसे आसानी से याद रखा जा सके और ढूंढने में आसानी हो। यह एक ऐसा तरीका है जिससे किसी इंटरनेट पर काम कर रहे कंप्यूटरों की पहचान और उन्हें ढूंढा जाता है। किसी भी संस्था के दो डोमेन नेम नहीं हो सकते। किसी एक डोमेन नेम को हमेशा दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता है, जो कि डॉट से पृथक किया जाता है। ये देख लो आप डोमेन नेम क्या होता है। ये क्या है, राज एजुकेशन बोर्ड डॉट राजस्थान डॉट gov.in और क्या है google.com आदि। डोमेन नेम का अंतिम भाग यानी उच्च स्तरीय डोमेन नेम होता है तथा यह उस संस्था के बारे में जानकारी देता है जिससे ये संस्था जुड़ी हुई है। जैसे उच्च स्तरीय डोमेन क्या क्या है, जैसे .com लिखा हुआ हो मतलब क्या है, ये एक व्यावसायिक संस्था है। .edu लिखा हो मतलब ये कोई शैक्षणिक संस्था है। .net लिखा हो यानी इंटरनेट अथॉरिटी, इंटरनेट ऑपरेट करने वाली जो कंपनी है उससे संबंधित है। org लिखा हो मतलब ये किसी संगठन से संबंधित है। .gov लिखा हो यानी ये किसी सरकारी संस्था से संबंधित है। कुछ एक कंट्री कोड्स होते हैं डोमेन नेम में, जैसे .il लिखा हो मतलब ये इंडिया से संबंधित है। UK फ्रांस के लिए FR आदि सारी चीजें किससे संबंधित है, ये हमें किस देश से संबंधित है ये सारी चीजें बताता है। सर्च इंजन कौन कौन से, एक बार आप सर्च इंजन के नाम देखोगे कुछ एक एग्जाम्स में सर्च इंजन का ही भी क्वेश्चन आता है, पर हम लोग कुछ सर्च इंजन ही काम में लेते हैं जिसकी वजह से हम वहाँ जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट नहीं कर पाते। तो एक बार मैं आपको जो मुख्य सर्च इंजन है, आप गूगल को सब जानते हैं, बिंग को सब जानते हैं,
याहू को सब लोग जानते हैं। डक डक गो के बारे में हमें थोड़ा नहीं पता होता। ये प्राइवेसी फोकस्ड जो है, ये हमारे जो डेटा है उसको प्राइवेट रखता है, ट्रैक नहीं करता। क्या नाम है? डक डक गो। फिर है बाइडू, यांडेक, ask.com, AOL, कोस इकोसिया, फिर है नावेर। ये क्या है? कुछ एक सर्च इंजन है। नावेर साउथ कोरिया का सर्च इंजन है। फिर देखो संचार। संचार दो तरीके से होता है कंप्यूटर में, या तो वो वायर्ड होगा या फिर वो अनवायर्ड होगा। तो वायर्ड को बोलते हैं गाइडेड और अनवायर्ड को बोलते हैं अनगाइडेड। तो वायर्ड में क्या क्या ऑप्शन है? एक तो होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल कैसी दिखती है? ऐसी जो केबल्स होती हैं वो आपस में ट्विस्ट होके एक जो कम्युनिकेशन के लिए एक वायर बनाती हैं उसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ये दो तरीके की होती है, एक तो अनसील्ड यानी जिसके ऊपर से कवर नहीं होता, और एक होती है सील्ड। सील्ड में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर होती है, जैसे ये पेयर, ये जो केबल है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कोटिंग है, इसको बोलते हैं सील्ड। फिर है कोएक्सियल केबल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केबल है। इसका उपयोग जैसे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है? तांबे के तार होते हैं, ये ऐसी होती है, ये तांबे के तार होते हैं, इसको कोएक्सियल केबल बोलते हैं। इसका उपयोग टेलीफोन संचार हुआ, कम दूरी पर स्थित कंप्यूटर जो है, और लंबी दूरी के जो टेलीफोन संचार है और टीवी ट्रांसमिशन है आदि सब में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी प्रकाशीय तंतु केबल। ये ऐसी होती है, आप इसका डायग्राम देख सकते हो। और ये जो काम करती है वो ओएफसी जो पद्धति होती है उस पे कार्य करती है। फिर है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे क्या होती हैं? ये होती हैं, रेडियो तरंगे आसानी से उत्पन्न की जा सकती हैं और ये लंबी दूरी तक ट्रेवल कर सकती हैं। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो इसका उपयोग किया जाता है दूर तक जो संचार होता है उसको करने के लिए। जैसे आपने रेडियो स्टेशन सुने होंगे, तो उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? काफ़ी सारा एरिया ये कवर करता है। फिर है सूक्ष्म तरंग प्रसारण यानी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या होते हैं? रेडियो तरंगों के माध्यम, ये इसकी आवृत्ति क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? इसमें रेडियो तरंगे होती हैं। इसका उपयोग किया जाता है केबल डालने की जो समस्या है उससे बचने के लिए। किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रो तरंगों का यूज किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई, सीधी रेखा, पहाड़ियाँ, ऊंचे स्थान, ऊंचे टावर, इन सब में इसका यूज करके काफ़ी दूरी तक संचार किया जा सकता है। फिर है उपग्रह। तो सैटेलाइट का, जैसे सैटेलाइट को तो भूस्तरीय जो कक्षा है 36,000 किलोमीटर की दूरी पे इनको स्थापित किया जाता है और इनका उपयोग बहुत अधिक दूरी कवर करने में इसका उपयोग होता है। जैसे ये लगा हुआ है उपग्रह, फिर ये नीचे यहाँ टावर से कनेक्ट हुआ अर्थ पे, और ये काफ़ी दूरी तक इससे संचार पॉसिबल है। फिर है अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का उपयोग कहाँ किया जाता है? किसी छोटे एरिया में, जैसे अपना रिमोट हो, उसका उपयोग किया जाता है। जैसे किसी टीवी को एक्सेस कर रहे हो या एसी को एक्सेस कर रहे हो, तो उसमें किसका उपयोग हो रहा है? अवरक्त किरणों का। ये बहुत कम दूरी पे सुरक्षित होती हैं, आसानी से काम में लिया जा सकता है और बहुत कम दूरी तक इसका यूज होता है। तो आपके क्वेश्चन, आपके पेपर में आ जाए कि किसी कमरे की दूरी में कोई अगर कंप्यूटर रखा हो तो उसमें किस किरणों का यूज होगा? तो उसमें होगा अवरक्त किरणों का।
जैसे किसी कंप्यूटर को वाईफाई से जोड़ने के लिए आदि सब में किसका प्रयोग होगा? अवरक्त किरणों का। ब्लूटूथ के बारे में कल आपको बताया था, इसमें रेडियो तरंगों का ही उपयोग होता है, परंतु इसकी दूरी बहुत कम मतलब मीटर्स में होती है। फिर देखो लैन वैन और मैन पढ़ेंगे। लैन वैन और मैन के बारे में हालांकि आपको पता होगा, लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब एक किसी बिल्डिंग के अंदर कुछ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करने हो तो उस कनेक्शन को बोलते हैं लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इस सर्वर में क्या होता है, जैसे स्कूल में जो आईसीटी लैब होती हैं वो लैन आधारित होती हैं। उसमें स्कूल में ऐसे नहीं होता कि आईसीटी लैब में अगर 10 कंप्यूटर अपने पास आए हैं तो उसके साथ 10 सीपीयू आ रहे हैं, 10 कीबोर्ड, 10 माउस, ऐसे नहीं होता। सिर्फ एक सीपीयू होता है, एक सीपीयू होगा और उसके साथ में 10 मॉनिटर अलग अलग कनेक्ट होंगे और 10 मॉनिटर के साथ में 10 कीबोर्ड और 10 माउस होंगे, ऐसे होगा। तो इस को बोलते हैं डम टर्मिनल। डम और स्मार्ट टर्मिनल का मतलब ये होता है कि स्मार्ट कौन होता है? जिसके पास अपना दिमाग हो। कंप्यूटर का दिमाग कौन है? सीपीयू। तो जिसके पास अपना सीपीयू होता है वो होता है स्मार्ट, और जिसके पास अपना सीपीयू नहीं होता वो क्या होता है? डम। तो इसमें क्या है कि एक तो स्मार्ट होता है, बाकी सारे क्या है? डम टर्मिनल है। डम का मतलब होता है बुद्धू और स्मार्ट टर्मिनल का स्मार्ट मतलब होता है ये। फिर है मेट्रोपोलियन। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है जो एक शहर को कवर करता है, वो नेटवर्क होता है मेट्रोपोलियन यानी मैन। ये देखो जैसे ये यहाँ मैन है और इसने ये इतने जो 5 जो बिल्डिंग्स हैं उसमें जो लैन लोकल एरिया नेटवर्क लगे हैं उनके साथ ये कनेक्टेड है। फिर है वैन। वैन यानी वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है? ये विश्व स्तरीय कंप्यूटर्स को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। इसको बोलते हैं वैन, यानी ये एक पूरा विश्व है, इसके सारे कंप्यूटर्स को इसने आपस में कनेक्ट कर रखा है। फिर आती है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है किस कंप्यूटर को काफी सारे कंप्यूटर्स को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। अब आप अलग अलग टोपोलॉजीज के बारे में देखो। रेखीय या फिर बस टोपोलॉजी क्या होता है? जब कंप्यूटर आपस में ऐसे जुड़े हुए हों, मतलब एक रेखा में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ये एक लाइन है, इस लाइन से ऐसे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? रेखीय टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ एक संसाधनों का यूज कम हो जाता है, जैसे प्रिंटर एक चाहिए, ये सीपीयू एक चाहिए, आपको प्रिंट देना हो तो जैसे ये कंप्यूटर भी इससे प्रिंट दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। जैसे बैंक्स में जुड़े हुए होते हैं उनके पास, सबके पास अपना प्रिंटर नहीं होके एक कॉमन प्रिंटर होता है जिसमें वो अपने हिसाब से प्रिंट देते रहते हैं। फिर है वर्ताकाल या वलय टोपोलॉजी। वलय टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक कंप्यूटर कम से कम 2 कंप्यूटर से ऐसे जुड़ा हुआ होता है, जैसे ये इन 2 से जुड़ा है, ये फिर इन 2 से जुड़ा है, ये कंप्यूटर इन 2 से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिंग टोपोलॉजी। फिर है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? इसमें एक हब होता है। हब किसको बोलते हैं? जो बीच में जो कनेक्टर का कार्य करता है उसको हब बोलते हैं। तो ये बीच में एक हब है, इससे क्या है? सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं। इसमें कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये आता है जैसे रेखीय टोपोलॉजी है, मान लो ये रेखीय टोपोलॉजी है, इससे ये ऐसे 5 कंप्यूटर जुड़े हुए थे, इसमें से कोई एक कंप्यूटर खराब हो गया, बाकी के 4 कंप्यूटरों को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन रिंग टोपोलॉजी है, उसमें क्या है? एक कंप्यूटर 2 से जुड़ा हुआ है, जैसे ये कंप्यूटर खराब हो गया तो ये दूसरे कंप्यूटर को क्या करेगा? इम्पैक्ट करेगा। और जो ये रिंग टोपोलॉजी है, अगर इसमें हब खराब हो गया तो ये सभी कंप्यूटर सारे सभी को इम्पैक्ट करेगा, कोई भी कंप्यूटर काम में नहीं आएगा। और अगर जैसे पर्टिकुलर ये कंप्यूटर खराब हो गया तो बाकी के कंप्यूटर्स को क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी के कंप्यूटर अपने अनुसार कार्य करेंगे। फिर क्या है? वृक्ष टोपोलॉजी यानी टी टोपोलॉजी। इसमें कोई भी पैटर्न नहीं होता, एक पेड़ की शाखा में कोई पैटर्न नहीं होता, कोई शाखा लंबी है कोई छोटी है, तो वैसे ही वृक्ष टोपोलॉजी में कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता।
फिर है ग्राफ टोपोलॉजी। ग्राफ टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है। जैसे मान लो ये डिवाइस 1 है, डिवाइस 2 से कनेक्टेड है, डिवाइस 3 से भी है, डिवाइस 6 से भी है, डिवाइस 4 से भी है, डिवाइस 5 से भी है। तो ग्राफ टोपोलॉजी में क्या होता है, सारी युक्तियां एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। फिर देखो मोडेम। मोडेम में सिर्फ आप एक चीज याद रखोगे, मोडेम की फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है कि एनालॉग डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलना क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। और एनालॉग को जो डिजिटल संकेत है उसमें बदलना क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन। आप मोडेम में ये याद रखोगे कि मोडेम का उपयोग किस लिए किया जाता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तन के लिए। रिपीटर का मैंने आपको कल भी समझाया था कि क्या होता है, कई बार बहुत दूरी तक कोई संदेश भेजना होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, रिपीटर का उपयोग किया जाता है, वो उसकी गति को वापस बढ़ा देता है। ब्रिज का क्या कार्य है, ये देखो ये ब्रिज है। ब्रिज ब्रिज क्या कार्य करता है, जैसे नॉर्मली कोई ब्रिज होता है, ये कोई नदी जा रही है, ब्रिज क्या करता है, इस किनारे को यहाँ से ऐसे कनेक्ट करता है। वैसे ही ब्रिज क्या करता है, ये दो टोपोलॉजी हैं, ये हब है, हब 1 हब 2, इसके बीच में ब्रिज लगा दिया, फिर ये क्या है, दो आपस में सारी टोपोलॉजी आपस में क्या होगी, कनेक्ट हो गई। ब्रिज का क्या काम है, दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। राउटर, राउटर भी ब्रिज की बात ही कार्य करता है, अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है, किंतु राउटर ब्रिज की तुलना में अधिक क्षमता से कार्य करता है। राउटर क्या करता है, ब्रिज से फास्ट कार्य करता है, ब्रिज जैसा ही इसका कार्य है। फिर क्या है, गेटवे। गेटवे क्या है, ब्रिज और राउटर की तरह ही गेटवे क्या करता है, जो नेटवर्क्स होते हैं उनको आपस में जोड़ता है। गेटवे की तकनीकी राउटर से अधिक जटिल होती है। ये क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं उनको ये आपस में जोड़ सकता है, जो कि रिपीटर, ब्रिज और राउटर नहीं कर सकते। गेटवे क्या करता है, दो अलग अलग टोपोलॉजी जो ब्रिज राउटर से जोड़ना पॉसिबल नहीं है, उससे क्या है, गेटवे जोड़ सकता है। फिर क्या है, होस्ट। होस्ट क्या होता है कि वाइड एरिया नेटवर्क में अनेक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका उद्देश्य होता है उपयोगकर्ताओं के जो प्रोग्राम होते हैं उनका निष्पादन यानी उनको एग्जीक्यूट करना। तो होस्ट क्या करता है, होस्ट एक संचार उपजाल द्वारा परस्पर जुड़ा हुआ होता है, और एक कंप्यूटर को होस्ट तभी कहा जाएगा जब वह कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करता है। मतलब होस्ट कौन होता है, जो सेवाएं प्रदान कर रहा हो उसको कौन क्या कहते हैं, होस्ट कंप्यूटर। फिर देखो RJ45 है, एक RJ45 केबल होती है जिसमें क्या होती है, 8 पिन होती हैं, ऐसी वो दिखती है RJ45 केबल। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, सिर्फ इसका उपयोग याद रखोगे, RJ45 केबल का उपयोग किया जाता है नेटवर्किंग केबलिंग में और टेलीफोन अनुप्रयोगों में। ये आपने देखी भी होगी। इसमें कितनी पिन होती हैं, 8 पिन। नाम है इसका RJ45 केबल। फिर है इथरनेट। इथरनेट का उपयोग किया जाता है NIC कार्ड यानी नेटवर्क जो इंटरफेस कार्ड है, जो इथरनेट है उसको NIC कार्ड यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये भी कहा जाता है। इसका उपयोग होता है वही इंटरनेट एक्सेस करने में, और इसको मदरबोर्ड पे इंस्टॉल किया जाता है, और उसके बाद में मदरबोर्ड पे इसका जो एक स्लॉट है वो लगाया जाता है। उसके बाद में जो कार्ड है वो केबल से जोड़ने पर कंप्यूटर क्या है, लेन से जुड़ जाता है। फिर नोड है। नोड का मतलब होता है, नोड को हिंदी में जैसे गांठ भी बोल सकते हैं। तो नोड का मतलब होता है कि जो कोई कंप्यूटर है, कोई प्रिंटर है, प्लॉटर है आदि सारे क्या हैं, नोड कहलाते हैं। प्रत्येक नोड का एक विशिष्ट एड्रेस, एक अलग एड्रेस होता है, और ये क्या है, लेन में स्थित किसी भी जो नोड है उसमें संचार कर सकते हैं। आप नोड को इससे याद रख सकते हो, जैसे मान लो कोई कंप्यूटर है, ये मान लो CPU है, इसमें अलग अलग जो कनेक्शन के लिए नोड्स होते हैं, तो इससे जो पॉइंट्स जुड़ेंगे उसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। बैकबोन।
बैकबोन देखिए, ये क्या है, एक उच्च बैंड जो विड्थ है उसका संयोजन है। इसके माध्यम से क्या होता है, कोई नोड है, हब है, वो जोड़े जा सकते हैं। मान लो अपनी जो बैकबोन है, अपनी बैकबोन से कितनी सारी चीज़ें, कितनी लंबी अपनी बैकबोन होती है, कितनी सारी हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं। आप वैसे ही इस बैकबोन को याद रख सकते हो कि यह एक उच्च बैंड विड्थ संयोजन है। इससे अनेक नोड और हब हैं वो जोड़े जा सकते हैं, और दो नेटवर्कों के बीच सारा का सारा डाटा है उसका स्थानांतरण किया जा सकता है, उसके बीच में कम्युनिकेशन किया जा सकता है। फिर है स्विच। स्विच क्या होता है, स्विच हब की तरह ही होता है। हब, जैसे मैंने हब आपको बताया, हब क्या करता है, बीच में कनेक्टर का कार्य करता है, उससे अन्य युक्तियां जुड़ी हुई होती हैं। वैसे ही स्विच क्या करता है, स्विच हब की तरह ही एक ऐसी कंप्यूटर युक्ति है जिससे विभिन्न नोड्स को परस्पर आपस में जोड़ने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। फिर आप ये चीजें देखोगे, भुगतान प्रणाली। भुगतान प्रणाली से संबंधित भी क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में थे। तो भुगतान प्रणाली में आप एक तो ये चीज याद रखोगे कि रुपए क्या है, रुपए है पेमेंट का, रुपए और पेमेंट का एक ऐसा संयोजन है जो भारत के राष्ट्रीय भुगतान जो निगम है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है और लॉन्च किया गया है। आप इस चीज को याद रखोगे, रुपए किसके द्वारा बनाया गया, तो एनपीसीआई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भुगतान प्रणाली के एकीकरण के इरादे से बनाया गया है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखोगे कि रुपए का विकास किसने किया, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा ये विकसित किया गया है। और ये मैंने आपको STTPS बता दिया था। एस का मतलब होता है सिक्योर पेमेंट, STTPS, और लोक का निशान मतलब सिक्योर्ड। ठीक। POS क्या है, यानी पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का क्या मतलब है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल खुदरा स्थानों पर कार्ड भुगतान प्रक्रिया के लिए किया जाता है। हम लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं POS यानी पॉइंट ऑफ सेल। एक ये भीम आप याद रखोगे, भीम की फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस ऑफ मनी। और USSD की फुल फॉर्म क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। फिर AEPS का मतलब है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब आधार कार्ड से जो इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है उसको बोलते हैं AEPS। ये कुछ टाइम पहले विकसित किया गया है तो इम्पोर्टेंट है। UPI की फुल फॉर्म भी याद रखोगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कुछ एक मोबाइल वॉलेट्स हैं, मोबाइल वॉलेट में क्या लगता है, पिन लगता है, और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे पेटीएम सबको पता है, SBI बड़ी है, फ्रीचार्ज है, फोन पे है, मोबीक्विक है, ऑक्सीजन है, एमरूपी है, पेयू मनी है, एयरटेल मनी है, जियो मनी, वोडाफोन। ये बहुत सारे क्या हैं, ऑनलाइन पेमेंट के लिए हमें प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। उसके बाद है UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब UPI का मतलब क्या है, UPI पेमेंट इंटरफेस क्या है, भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम। एक तो खुदरा का मतलब आप ये समझोगे कि आप लोग UPI से सिर्फ 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। भारतीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली है जो स्मार्टफोन से हमें 2 बैंकों के बीच धन स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करती है। आपको इसमें IFSC कोड हुआ, नेट बैंकिंग हुआ आदि, पासवर्ड वगैरह इतना झंझट नहीं होता, सिर्फ पासवर्ड डाला और पेमेंट किया। फिर है एमपिन। एमपिन क्या फुल फॉर्म याद रखोगे, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर।
एन एम पिन की फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओटीपी की फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम पासवर्ड। भीम की फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस ऑफ मनी। एक आप ये यूएसएसडी हमें क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है, ये चीज याद रखोगे। यूएसडी हमें क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है? यूएसडी यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ये क्या करता है? आपको बैलेंस पूछने, इसके लिए क्या एमपिन की आवश्यकता पड़ेगी। एमपिन आप डालोगे, उसके बाद आप क्या पूछ सकते हो? बैलेंस पूछ सकते हो, मनी स्टेटमेंट ले सकते हो, कोई फंड ट्रांसफर कर सकते हो। एमएमआईडी जाने, एमएमआईडी का मतलब क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये एक आईडी होती है, आपको एमएमआईडी जाननी है, आपका कोई एमपिन बदलना हो या फिर ओटीपी उत्पन्न करना हो, ये सारी सुविधाएं यूएसएसडी हमें प्रदान करता है। एईपीएस का मतलब है आधार इनेबल पेमेंट। ये एईपीएस जो बैंक है वो आपको धन प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान करता है। कोई हस्ताक्षर नहीं करने, कोई डेबिट कार्ड नहीं करना। आपको प्रमाणीकरण के लिए क्या चाहिए? आपका आधार कार्ड चाहिए। एईपीएस एक मशीन है, इसको माइक्रो एटीएम भी कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन के समान ही कार्य करता है। और बायोमेट्रिक यानी अपना आधार भी बायोमेट्रिक पर आधारित है। बायोमेट्रिक यानी अपने फिंगरप्रिंट्स और आंखों के जो प्रिंट्स होते हैं वो लगते हैं, तो ये किस पे आधारित है? बायोमेट्रिक्स पे। नेफ्ट क्या होता है? नेफ्ट होता है, जैसे पहले ये था कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। नेफ्ट के बाद क्या है कि आरबीआई में जो भी बैंक्स नेफ्ट में रजिस्टर्ड है, आपका अकाउंट चाहे एसबीआई में हो, आप किसी भी अनदर बैंक को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, इसको बोलते हैं नेफ्ट। एमआईपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तत्काल भुगतान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग मेथड है, यहाँ से पैसे एक बैंक से आप दूसरे बैंक में भेज सकते हो। बीबीपीएस यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जो ग्राहकों को क्या करता है? बिल के भुगतान की सुविधाएं प्रदान करता है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से बीबीपीएस को इंटरनेट बैंकिंग चैनल में क्या है? बिल प्रस्तुतिकरण मॉड्यूल के अंतर्गत शामिल किया गया है। फास्टैग में सिर्फ आप ये याद रखोगे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो पद्धति है उस पर आधारित है। RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पद्धति पर आधारित है। ई लर्निंग यानी ऑनलाइन लर्निंग। ई लर्निंग के बारे में आप सब चीज़ें जानते हो। ऑनलाइन जो क्लासेस लेते हैं उसको बोलते हैं ई लर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस को ई लर्निंग बोलते हैं। इसमें और कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं आप वो देखो। एक है MOOC, ये सारी चीज़ें RSCIT से ली हैं। हम लोग नॉर्मली RSCIT का एग्ज़ाम देते हैं तब नहीं पढ़ते ये सारी चीज़ें, पर ये सारी चीज़ें RSCIT में जो छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं ये वो सारे पॉइंट्स हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब 2008 से शुरू हुआ, 2012 में काफ़ी फेमस हुआ। दूरस्थ स्थानों में शिक्षा के मामले में अच्छी इसने अपनी पहचान बनाई है। अच्छे टीचर्स, प्रोफेसर्स आदि के लेक्चर हमें इस पे अवेलेबल रहते हैं। फिर है एक पोर्टल है स्वयं। तो स्वयं जैसे खुद से अगर कोई घर से कोई पढ़ाई करना चाहता हो उसके लिए है स्वयं। इसमें 2 तरीके की फीस है, आपको सिर्फ ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ना है या फिर आपको डिग्री भी चाहिए, तो दोनों तरीके के आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें आप अंडर ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, कानून और अन्य कोई व्यवसायिक कोर्स है आदि सब कर सकते हो। ओपन रिसोर्स क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी, एक ये राज ई वॉलेट है। तो राज ई वॉलेट में क्या होता है? आपके कोई भी डिजिटल जो दस्तावेज हैं आप उसका प्रबंधन कर सकते हो और आपको अपने जो दस्तावेज है उनकी हार्ड कॉपी रखने की आवश्यकता नहीं होती।
गूगल ड्राइव या वन ड्राइव, गूगल ड्राइव वन ड्राइव क्या होता है? गूगल ड्राइव में क्या है? क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का मैंने आपको बता दिया था कि क्लाउड यानी बादल। हमें कोई अपने फ़ोन में स्टोरेज कम है और हम अपना डाटा ऑनलाइन स्टोर करके रखना चाहते हैं, उसके लिए हमें मिलता है क्लाउड स्टोरेज। जैसे अपना ईमेल भी अपने को कुछ पैसे चार्ज करके उसके बाद में अवेलेबल करवाता है, वैसे ही गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं? एक ऑनलाइन स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज प्रदान करती हैं। जैसे ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है। एक ये आप राजस्थान में ई गवर्नेंस याद रख लोगे। कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी G2E, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी G2G। एसएसओ के बारे में आपको पता ही होगा, बहुत सारी चीज़ें हमें एसएसओ पे मिलती हैं। सारा प्लेटफॉर्म एक ही करता है, कोई फॉर्म निकल रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, एडमिट कार्ड आ रहा है, आपको किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है, आपको IFMS यूज़ करना है, आपको IPR भरना है, बहुत सारी सुविधाएं। IPR जैसे अचल संपत्ति का अपना जो विवरण है, आदि सारी चीज़ें हम लोग कहाँ करते हैं? एसएसओ पे करते हैं। एक आपको ये जो क्लाउड है, इसके काफ़ी एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में डिलीवरी मॉड्यूल जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो सास है, पास है और IaaS है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सास है इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसका मतलब ये है कि सारे जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं वो वेब ब्राउज़र से सीधे ही रन किए जा सकते हैं। आपने कभी देखा होगा, आपको अगर आपके पास में यूट्यूब नहीं है, आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर रखी, तभी भी आप जो यूट्यूब है उसको आप डायरेक्ट अपनी जो गूगल क्रोम है उस पर जाके चला सकते हो। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये सास के हैं। ईमेल है, आप ईमेल का जो ऐप है वो इंस्टॉल मत करो, फिर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इन सबको क्या बोलते हैं? सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। उसके बाद है पास यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। पास का मतलब क्या है? इसमें क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने, हमें एप्लीकेशन बनाने, उसको टेस्ट करने और उसको मैनेज करने की सुविधा प्रदान करता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। फिर है IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसमें क्या करता है? जिसमें कस्टमर अपनी ज़रूरत के अनुसार जो क्लाउड प्रोवाइडर है उनसे डाटा स्टोर, जो वर्चुअलाइजेशन है, हार्डवेयर है, नेटवर्क है, जैसे उपकरण किराए पर ले सकता है। ठीक है, सास, पास और IaaS। इसमें मैं सास पे मैंने एक दो एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं, तो आप इसको याद रख लोगे। ये क्रिप्टो करेंसी के कुछ एग्जांपल्स हैं। क्रिप्टो पे भी लास्ट बार क्वेश्चन आया था। लिब्रे ऑफिस है, तो लिब्रे ऑफिस अपने जो MS ऑफिस है उसकी तरह ही होता है। लिब्रे ऑफिस होता है, ये हमें फ्री में सुविधाएं प्रदान करता है। अपलोड और डाउनलोड का आपको पता होगा, हम लोग कोई फाइल है, हमारे पास कोई फाइल है, हम लोग उसको इंटरनेट पे डालना चाहते हैं, उसको बोलते हैं अपलोड करना। इंटरनेट पर कोई फाइल है वो हम लोग अपने कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं डाउनलोड करना। फिर है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, एक तो सिंप्लेक्स, एक है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। तो इसमें क्या क्या फ़र्क है? सिंप्लेक्स का मतलब होता है आप सिर्फ सुन सकते हो, जैसे आप रेडियो को सुन सकते हो, टीवी को सुन सकते हो, पर आप उसमें अपने विचार नहीं रख सकते, तो उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। फिर होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स जैसे वॉकी टॉकी, एक बार मैं बोल रही हूँ तब सामने वाला नहीं बोल सकता, वो सुनेगा उसके बाद में वो बोलेगा। वॉकी टॉकी आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। तो वो क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या है?
फुल डुप्लेक्स अपना मोबाइल फ़ोन, दोनों जने सामने से बोलते रहो, फुल डुप्लेक्स आप उसी टाइम में बोल रहे हो, सामने वाला भी बोल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स। ये कुछ एक फाइल्स के एक्सटेंशन है। जैसे ऑडियो फाइल के क्या क्या एक्सटेंशन होते हैं, MP3 है, WAV है, AAC है, इसमें इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, MP3 का आप सबको पता होगा, और ये WAV है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर वीडियो फाइल के एक्सटेंशन है MP4, AVI, ये दो चीज़ें आप याद रखोगे। फिर है इमेज फाइल, ये सारे इम्पोर्टेंट है इमेज फाइल में, JPG, JPEG और PNG, GIF, BMP, TIFFF। फिर है कंप्रेस्ड जो फाइल है, उसके एक्सटेंशन कौन कौन से हैं, उसके एक्सटेंशन है GIP, ZIP और RR और 7Z। तो ये सारे हैं जो कंप्यूटर के अलावा अपने पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो। अब अगर अपने पास टाइम रहेगा तो हम ये ICT के जो शुरुआत से जो चीज़ें थी वो भी देखेंगे। तब तक के लिए आप एक बार इसको रिवाइज करो। थैंक यू।